हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर्स के जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो भी आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आज जो सॉल्यूशन करेंगे वो 2014 का होगा। आप देख सकते हैं 2014 के फिजिक्स का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से आए हुए थे। जो भी बच्चे 2014 में एग्ज़ाम दिए थे अपने बोर्ड का एग्ज़ाम, उन लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे वो 15 क्वेश्चन आते थे, 1 मार्क्स करके 15 मार्क्स मिलता था। अभी आप लोगों का 2023 चल रहा है और 2023 में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले 35। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके आप अपना एडवांटेज ले सकते हैं कि 35 में 35 आपका आ जाए तो बहुत बढ़िया मार्क्स आपसे आप पास हो जाओगे 12th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे। ये बोर्ड का है ना, जो बोर्ड आप लोग का होता है जेक बोर्ड में आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। पहला क्वेश्चन क्या था वो आप देखिए। पहला क्वेश्चन है द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा वो आपको पूछा गया था। एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रिश्ता किसके साथ है, तो वो है कूलम कांस्टेंट। आप यहाँ पे देखिए कूलम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं कैसे। कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू यहाँ पे आपको यूनिट पूछा है तो यूनिट तो सिंपली ये वाला हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको बता दें कि आपको कभी कभी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू पूछता है जो होता है 8.854 कूलम इसका पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट का ये, अब अगर इसका वैल्यू जो होता है ये वाला 8.854 इसको अगर यहाँ पे बिठाया जाए, पाई का मान तो हम जान रहे हैं वो होता 3.14 ये होता पाई का मान, पाई का वैल्यू। अगर इसको पुट किया जाए तो ये जो एक कांस्टेंट है कूलम कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू निकल करके आता है मतलब के का वैल्यू निकल करके आएगा वो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोनों के यूनिट में, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ध्यान दीजिए जिसमें यहाँ पे माइनस नहीं है उसका यहाँ पे माइनस है और जिसका यहाँ पे माइनस है उसका यहाँ पे प्लस है। इतना ही अंतर है, दोनों का मान में अंतर है। एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला, कूलम कांस्टेंट का मान ये वाला। आपको पूछा गया सवाल है, आप अभी हम लोग 2014 कर रहे हैं ना, इसकी वजह से 15-16 में बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार का सवाल देखने मिलेंगे। अभी आपको आया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर, कहीं पे आपको कूलम कांस्टेंट का मान पूछेगा, कहीं पे उसका मात्रक पूछेगा। तो ये होता है कूलम कांस्टेंट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो होती है ये वाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। 2014 में पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, ऐसा ही मात्रक आपको पूछ लिया, यूनिट पूछ लिया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्या पूछता है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम p बोलते हैं, p वेक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय। मतलब क्या करना है, हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है और उसको हमको प्लेस्ड करना है उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लेते हैं, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपस में पैरेलल जाते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम उसमें प्लेस कर दिए। देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है जिसका एक तरफ -q तो एक तरफ +q होगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और दो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस 12। जब हम इसको रख देते हैं तो इसमें जो टॉर्क लगता है वही तो पूछा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो टॉर्क जो लगता है उसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, जहाँ पे P क्या है डाइपोल मोमेंट, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा बिटवीन P एंड E। थीटा किसके बीच का एंगल है, P एंड E के बीच का। हम ये जानते हैं कि ये तो इसका स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म हुआ। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा हटाना पड़ेगा, साइन थीटा जैसे ही हटेगा यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या लिखाता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। साइन नहीं लगता है, साइन थीटे के हटने से क्रॉस आ जाता है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, टॉर्क लगता है कितना P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ पे जानने वाली बात ये पे है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया, डाइपोल को रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम इसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं कि मान लीजिए ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को हम B बोलते हैं ना, और मैग्नेटिक फील्ड को में अगर हम एक डाइपोल रख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था -q +q, यहाँ पे है आपका मैग्नेटिक डाइपोल -m +m, इसके बीच का डिस्टेंस 12। अगर ये रख देते तब जो टॉर्क लगता है वो होता है टॉ MB साइन थीटा, जहाँ पे M को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा किसके बीच है M और B के बीच। इसका जो ये स्केलर फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म होता है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये सवाल अभी हम लोग इसके ऊपर आया है सवाल कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो P क्रॉस E, ये भी पूछा है। आप
जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग 2014 से आगे की ओर 2022 तक बढ़ेंगे, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप तैयारी बढ़िया से करिए, है ना, कॉपी कलम लेके बैठिए, लिखना स्टार्ट करिए, समय बहुत कम बचा हुआ आप लोग के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए तो हम बताना भूल गए कि इसका आंसर क्या है, यूनिट परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट का। तो परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब कौन वाला आंसर होगा इसका, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, इसका यानी ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे अगर आते हैं तो टॉर्क क्या लग रहा है, तो टॉर्क बराबर लग रहा है आपको, टॉर्क आपको लगेगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो पी क्रॉस ई कौन सा है, तो ये होगा इसका ऑप्शन सी, पी क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखिए, बोलता है इफ द एयर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डिस्प्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के देन इट्स कैपेसिटी इज। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस प्रकार से होती है, प्लेट 1 प्लेट 2, इसके बीच में एक पदार्थ को भरा जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कैसा पदार्थ होता है, तो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, मतलब ये कुछ अलग होता है। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, तो चार्ज को स्टोर करके रखना, और चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस सी उसका उतना ज़्यादा होगा। तो सी का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट के लिए, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो आप याद रखोगे सब फॉर्मूला, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी का मतलब क्या, कैपेसिटेंस। अब अगर यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि जो इसके बीच में दो प्लेट के बीच में पहले एयर था, एयर को हटा करके हम एक ऐसा पदार्थ दे रहे हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, के है, तो उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो के टाइम्स इनटू हो जाएगा, मतलब के टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा परमिटिविटी वाले हम यहाँ पे मटेरियल को डालेंगे वो उतना ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, उसका कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इंक्रीजेज के टाइम्स, इंक्रीजेज के टाइम्स। नेक्स्ट सवाल देखिए, मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये जो सवाल है ना, ये सवाल देखने लायक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर का पूछा है कि तापमान को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होगा एक सुचालक का। आपको सेमीकंडक्टर का भी पूछ सकता है। तो इसके ऊपर एक नोट देखिए, ये आया हुआ है सवाल, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सवाल मिलते जाएगा। पहले नोट देखिए आप, कंडक्टर जिसको हम सुचालक बोलते हैं, कंडक्टर हम लोग को दो प्रकार का देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इसी का नाम है मेटालिक कंडक्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना। तो यहाँ पे दो कंडक्टर देखने को मिल जाते हैं हमको, एक इलेक्ट्रॉनिक जिसको मेटालिक भी बोलेंगे, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक आप समझ रहे हैं, हम तो अधिकतर कंडक्टर यही यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, जो करंट जा रहा है कॉपर वायर वो इलेक्ट्रॉनिक है, मेटालिक है वो मेटल के बने हुए धातु, लोहे से करंट जाता है मेटालिक कंडक्टर, है ना। तो जितने सारे धातु आते हैं वो इस कंडक्टर के अंदर ही में आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे कंडक्टर होते हैं जो करंट को पार करता है आयन्स की मदद से, आयन्स की मदद से। और ये दोनों किसकी मदद से पार करेंगे, तो ये पार करेंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से अपने करंट को पार करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आयन्स की मदद से पार करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंडक्टर का पूछा है, तो अभी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर बोलेगा तो आपको मेटालिक कंडक्टर ही आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पूछ सकता है आपको, तो जान लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया कि मेटालिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है कि अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और कंडक्टिविटी क्या होता है, तो घट जाता है। ये सब नोट्स है, आप याद रखोगे। अभी आपको रेजिस्टेंस पूछा है, हो सकता है कंडक्टिविटी पूछ लेता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सा ही होगा कि तापमान अगर हम बढ़ा देते हैं, तापमान को अगर बढ़ा देंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका इंक्रीज। किसके लिए, कंडक्टर के लिए, है ना। कंडक्टर कौन से कंडक्टर के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए। यहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक पे आ जाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ा देने पे उसका रेजिस्टेंस घट जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको कंडक्टर बोला है तो हमको समझ लेना है कि यहाँ पे कौन सा कंडक्टर का बात हो रहा है, तो वो बात हो रहा है मेटालिक कंडक्टर, है ना। हम लोग फिजिक्स में मेटल कंडक्टर ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। तो मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा देने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक पे क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक पे करेगा डिक्रीज़। सेमीकंडक्टर पे पूछा गया है तो ये भी आप देख लीजिए, सेमीकंडक्टर पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, और कंडक्टिविटी क्या होगा, तो कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाता है। हम लोग जाने रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर काम करता है, जितने ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उसमें उतना करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में कंडक्टर का देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक वाला में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। याद रखोगे, ये नोट्स बहुत आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। ये नोट्स ये सब याद रखोगे आप, आपको मिलेगा अगले सवाल में, जैसे आएंगे आप लोग अगले ईयर में तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, ये तो हो गया चौथा। अब जो सवाल है आपका नेक्स्ट सवाल, वो देखिए आप वो आपका ये है
कि किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या होगा किरचॉफ्स का पॉइंट रूल किसे बोलते हैं, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल को बोलते हैं, है ना। ये 2023 के जो मॉडल सेट आपका जारी किया जेक, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, हम उसमें नोट्स आपको दिए हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही जानोगे कि अब क्या होगा। किरचॉफ्स का पॉइंट रूल यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस होता है, तो चार्ज का। इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा, तो चार्ज होगा। अगर यहाँ पे बोलता कि किरचॉफ्स का सेकंड रूल यानी वोल्टेज लॉ, या फिर ये बोलता किरचॉफ्स लूप रूल, यहाँ पे पॉइंट रूल दिया है ना, तो पॉइंट रूल चार्ज पे होगा। अगर लूप रूल बोलता तो कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट रूल दिया है, अगर लूप रूल बोलता तो कहाँ पे होता, लूप रूल बोलने पे एनर्जी पे होता। अब इसको पढ़े हैं ना, अब नेक्स्ट वाला बात देखिए क्या होता है। वो बोलता है लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, लॉरेंज फोर्स किसे बोलते हैं कि जब एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसमें जो टोटल फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, हम इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स का। लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है E/Q, जहाँ पे E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q क्या है चार्ज, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं मॉडल सेट में, हमने बताया आपको क्या होता है वो QVB sin थीटा। ठीक है, हम ये स्केलर फॉर्म में है दोनों, स्केलर फॉर्म में इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो E क्या आएगा, E वेक्टर, Q का तो Q स्केलर होता है, फिर यहाँ पे साइन थीटा हटेगा तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा, तो V क्रॉस B। इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में कॉमन कौन है, तो Q कॉमन है, Q बाहर निकाल दिए, यहाँ बच गया E, यहाँ बच गया आपका V क्रॉस V। अब देखिए ऑप्शन के V क्रॉस V कहाँ पे दिया हुआ है, तो Q, या आपका ऑप्शन डी नंबर दिख रहा होगा, ये Q ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B। देखिए V क्रॉस B क्रॉस V नहीं, मतलब ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ B क्रॉस V है, तो ये नहीं होगा, V क्रॉस V होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या बोल रहा है वो, हेनरी इज ए यूनिट फॉर, हेनरी किसका यूनिट है, तो हेनरी जो होता है, आप पढ़ रहे हैं यूनिट, तो हेनरी आपको ये इंडक्शन चैप्टर में देखने को मिलेगा, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एग्जांपल, यानी ऑप्शन सी होगा। हेनरी जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम जान रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपागेशन ऑफ द वेव का जो डायरेक्शन होता है उसका तीनों क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग को साथ देखने को मिलते हैं जनरल में, तो उसका जो एक हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। और स्पेक्ट्रम आप ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब सिंपल हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग जनरल में साथ देखते हैं, और सातों को अगर हम उसके बढ़ते हुए वेवलेंथ यानी लैम्डा, वेवलेंथ के टर्म में अगर उसको सजा देंगे तो वही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे जो पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिलता है वो होता है गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल रेज, फिर IF रेज, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जिसमें से हम किस क्रम में इसको सजाए हैं, तो उसके बढ़ते हुए लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो बढ़ते हुए मतलब सबसे कम वेवलेंथ है वो किसका होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो आपका होगा गामा का। फिर उससे बड़ा ये, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लास्ट रेडियो का। अब ऑप्शन में आप देखिए, तो ऑप्शन में आपको रेडियो तो नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में एक्स है, यूवी है, आरए है, IR है मतलब इंफ्रारेड है, और माइक्रोवेव्स है। तो अब इन चारों में से अब रेडियो तो नहीं हुआ, तो रेडियो के बाद कौन है, माइक्रो, मतलब माइक्रो का सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, माइक्रोवेव। अगर रेडियो रहता ऑप्शन में तो रेडियो सही होता, लेकिन यहाँ पे कौन होगा अभी, माइक्रोवेव। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, तो माइक्रोवेव्स। इनमें से कौन ज़्यादा है, तो माइक्रोवेव्स का। अब नेक्स्ट बोलता है, क्या बोलता है, व्हेन ए लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ। जब हम एक लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। ऑप्शन है इंक्रीज, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं समान मतलब सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, नहीं बदलेगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो लेंस का फॉर्मूला में हम लोग ये न्यूमेरिकल्स भी बनाते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आया हुआ है आपका 2017 में, आपके 2017 में एक न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आया हुआ है, ऐसे कुछ सवाल दिया हुआ है। तो इसमें आपको बता दें कि क्या होता है कि वाटर, जब हम लोग लेंस को पानी में डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है। और जानने वाली बात है कि कितना बढ़ता, तो 4 गुना बढ़ता है। मान लीजिए ये हो गया फोकल लेंथ FW, मतलब फोकल लेंथ इन वाटर। ये जो होता है ये 4 गुना बढ़ जाता है, किससे, फोकल लेंथ इन एयर। जब हम लेंस को एयर में रखेंगे और उसको डुबा देंगे पानी में, तो उसका फोकल लेंथ जो पानी में होगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा एयर की अपेक्षा। ये आप याद जरूर रखोगे। हो सकता है आपको पूछ ले कि एयर में उसका फोकल लेंथ 20 था, तो वाटर में कितना होगा, तो 4 × 20 यानी 80। इसी प्रकार का सवाल आपको आया था 2017 में एक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो ये देखिए, आप क्या बोल रहा है, 10वां नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एक्सप्लेन दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा फेनोमेना यह है जो आपको बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा होता है। तो वो जो होता है वो होता है डायफ्रैक्शन। कौन होता है
वो होता है आपका डाइफ्रैक्शन। अब डाइफ्रैक्शन क्या है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एनी स्पेक्ट्रम। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक वस्तु है, ऑब्स्टेकल बोलते हैं इसको, कोई भी एक वस्तु है, यहाँ से लाइट जा रहा है, तो ये लाइट जब इसके कॉर्नर पे गिरेगा तो यहाँ से ये बेंड होता है इस प्रकार से, और यहाँ से एक नया लाइट ऐसे प्रकार से वेव के तौर पे ये निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लाइट स्ट्रेट में चल होता तो यहाँ पे टकरा के वापस आ जाता, ऐसे मुड़ता नहीं। तो डाइफ्रैक्शन का घटना का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। तो यहाँ पे बेंड होता है डाइफ्रैक्शन में, जो हमको बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट बात, द मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन प्रोड्यूस्ड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल कितना देता है, तो उसका जो आंसर है मैग्निफिकेशन का वो होता है FO/FE। अब टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये वाला FO जो है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का है, और ये फोकल लेंथ किसका है, आईपीस का। ये FE आईपीस, दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एक आईपीस, तो ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव वाला और ये फोकल लेंथ आईपीस वाला। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो वो होता है FO/FE नॉर्मल एडजस्टमेंट में। आपको ये पूछा है, अब एक सवाल जरूर देखोगे आगे जाओगे तो, कि टेलीस्कोप को जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखेंगे तो उसका लेंथ जो होगा, लेंथ ट्यूब टेलीस्कोप का, वो कितना होता है, तो वो FO+FE होता है। आप इसे भी जरूर याद रखोगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड, किसको हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसमें से मान लीजिए ये दिया हुआ एक्स रे को भेजेंगे, बीटा रे को भेजेंगे, गामा रे को भेजेंगे और बोथ अल्फा एंड बीटा, इसमें से कौन सही होगा कि जब हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में भेज देंगे तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में दिया अल्फा रे। अल्फा रे तो पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिवली इसका प्रॉपर्टी होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। बीटा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। गामा क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, गामा होता है न्यूट्रल, ठीक है। अब ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा क्या है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये चार्ज है। तो चार्ज को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे तो फोर्स लगता है QVV sin थीटा, हम लोग पढ़ लिए हैं QVV sin थीटा, मतलब इस पर ये फोर्स लगेगा, मतलब ये डिफ्लेक्ट होगा। ये भी तो चार्ज है नेगेटिव वाला, इसमें भी फोर्स लगेगा, लेकिन गामा कैसा, ये न्यूट्रल है, मतलब इससे फोर्स नहीं लगेगा, वो पार हो जाएगा सीधा सीधी। तो कौन कौन डिफ्लेक्ट होगा, तो अल्फा भी होगा और बीटा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी बोथ आपका क्या हो जाएगा, बोथ अल्फा एंड बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हेन बोरॉन इज एडेड एज इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन। अब आप ये बताइए कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन ये बोरॉन कहाँ का है, तो ग्रुप 13 का है। बोरॉन कहाँ का है, तो बोरॉन आपका कहाँ का है, तो ग्रुप 13 का है। बोरॉन ग्रुप 13 का है, बोरॉन ग्रुप 13। अब देखते हैं ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम। अब ग्रुप 13 जो होता है वो ट्राईवैलेंट होते हैं, या पढ़े हम लोग। और ट्राईवैलेंट को जब सिलिकॉन में मिला देते हैं, तो कौन सा टाइप देता है, तो पी टाइप। अगर ग्रुप 15 को मिलाते यानी पेंटावैलेंट को तो वो देता है N टाइप। तो अभी आपको कौन सा पूछा है, तो अभी हम लोगों से पूछा है कौन सा वाला, तो बोरॉन मिलाने बोला, तो ये ग्रुप 13 का है, मतलब यहाँ पे हमको मिलेगा P टाइप सेमीकंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी, P टाइप सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसमें से किसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं, तो वो नैंड गेट होता है। और नैंड गेट किससे मिलकर बना होता है, तो नॉट एंड एंड से मिला होता है। इसमें ट्रूथ टेबल ये सब वगैरह वगैरह होता था, पढ़ लीजिएगा। देखिए ग्रुप 14 हम लोग 2014 में जो भी सवाल आए हुए थे आप लोग का, है ना, 2014 में जो भी आया हुआ तो वो हम लोग कर लिए। फिजिक्स का हम लोग केमिस्ट्री को कल अपलोड करेंगे, तो बढ़िया से पढ़िए आप। केमिस्ट्री का आने वाला है, आज ही आएगा केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी आज ही अपलोड कर रहे हैं हम, तो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट करेंगे 2015 का। चलिए।